मैं कमलेश मौर्य, सहायक प्राध्यापक, मुस्लिम विधि के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ऑप्शन ऑफ प्योरिटी, जिसे यौवनावस्था का विकल्प या ख्यार उल बुलूग कहते हैं, पर एक संक्षिप्त व्याख्यान प्रस्तुत करता हूँ। सबसे पहले आइए जानते हैं ख्यार का मतलब क्या होता है। यहाँ पर ख्यार का मतलब है 7 वर्ष से कम। उल का मतलब है 7 वर्ष से अधिक, 15 वर्ष तक, 7 वर्ष से 15 वर्ष तक। वुलूग का मतलब है 7 वर्ष से अधिक किंतु 18 वर्ष से कम। तो ये रहा ऑप्शन ऑफ पॉवर्टी। आइए जानते हैं विस्तार से। मुस्लिम विधि में यौवनावस्था का विकल्प एक अनोखी प्रकल्पना है। इसे निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से आसानी से व्यक्त किया जा सकता है। पहली हेडिंग है मीनिंग यानी कि तात्पर्य। यौवनावस्था का विकल्प का तात्पर्य है यौवन हो जाने के बाद मिलने वाला विकल्प, अर्थात जब किसी मुस्लिम लड़के या लड़की की शादी उसके संरक्षकों यानी कि गार्जियन द्वारा 15 वर्ष के पहले ही करा दी जाती है, तो जब वह 15 वर्ष का हो जाता है या हो जाती है तो उसे उस विवाह को स्वीकार करने या इनकार करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो उसी को यौवन अवस्था का विकल्प कहा जाता है, ऑप्शन ऑफ पॉवर्टी कहा जाता है। ध्यान देने की बात यह है कि विकल्प मुस्लिम विधि में पति और पत्नी दोनों को प्राप्त है, किंतु यह विकल्प हिंदू विधि में केवल पत्नी को ही प्राप्त है, धारा 13(2) खंड 4 में। दूसरी हेडिंग है रिफ्यूज्ड या डिनाइल, स्वीकार या इनकार। यदि उस पक्षकार के द्वारा 15 वर्ष की उम्र पूरी करने पर विवाह को निराकृत कर दिया जाता है, तो वह जिस दिन वह विवाह संपन्न कराया गया था उस दिन से वह विवाह शून्य हो जाता है। इसके विपरीत यदि वह पक्षकार 15 वर्ष की उम्र पूरी होने पर उस विवाह को स्वीकार कर लेता है, तो वह विवाह जिस तिथि को कराया गया था उस तिथि से वह विवाह वैध विवाह मान लिया जाता है। तीसरी हेडिंग है सर्वाइव यानी कि होल्ड अप, बना रहना। पहली हेडिंग है इसमें पति के लिए यह अधिकार 15 वर्ष से शुरू होता है और तब तक बना रहता है जब तक वह इसका प्रयोग नहीं कर देता, जैसे मेहर का भुगतान या शारीरिक संबंध बनाना या स्पष्ट रूप से स्वीकार या अभिव्यक्त रूप से इनकार करना। दूसरी पॉइंट में पत्नी के लिए यह अधिकार 15 वर्ष से शुरू होता है और तब तक चलता रहता है जब तक वह 18 वर्ष की नहीं हो जाती है, किंतु वह इस दौरान इच्छापूर्वक अपने पति से शारीरिक संबंध बनाती है या पति के शारीरिक संबंध बनाने पर मौन रहती है या स्पष्ट रूप से इस विवाह का इनकार कर देती है या स्पष्ट रूप से स्वीकार कर देती है, तो उसका यह अधिकार समाप्त हो जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि कुछ विधि शास्त्रियों का कहना यह है कि भले पत्नी ने 15 वर्ष की उम्र प्राप्त हो जाने के बाद अपने पति से शारीरिक संबंध ही क्यों न बनाया हो, फिर भी उसका यह अधिकार 18 वर्ष तक बना रहता है। नेक्स्ट हेडिंग है गार्जियन यानी कि संरक्षक। पहला पॉइंट है इसमें पति वयस्कता के विकल्प का प्रयोग तब कर सकता है जब उसकी शादी उसके पिता या पिता माँ ने छोड़कर किसी और संरक्षक ने कराया हो, अथवा पिता या पिता माँ ने कपटपूर्वक या असावधानी पूर्वक कराया हो। दूसरा पॉइंट पत्नी इस अधिकार का प्रयोग प्रत्येक स्थिति में कर सकती है, अर्थात उसकी शादी चाहे जिसने कराई हो वह 15 वर्ष की होने पर
इस अधिकार का प्रयोग कर सकती है। इसमें एक केस है अजीज बानो वर्सेस मोहम्मद इब्राहिम 1925 इलाहाबाद हाई कोर्ट का मामला है कि मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह निर्धारित किया कि मुस्लिम पति को तो यौवनावस्था का विकल्प तब मिलता है जब उसका विवाह 15 वर्ष के पूर्व उसके पिता या पिता माँ को छोड़कर किसी और संरक्षक ने कराया हो या इन लोगों ने उसका विवाह कपटपूर्वक या असावधानी पूर्वक कराया हो। इसके अलावा मुस्लिम पत्नी को वयस्कता का विकल्प प्रत्येक विवाह में मिलता है, अर्थात 15 वर्ष के पहले उसका विवाह चाहे जिसने कराया हो उसे वयस्कता का विकल्प मिलेगा। नेक्स्ट हेडिंग है कन्फर्मेशन ऑफ कोर्ट, न्यायालय की संपुष्टि। विवाह के किसी पक्षकार द्वारा यौवनावस्था के विकल्प पर जब विवाह को अस्वीकार किया जाता है तो न्यायालय की संपुष्टि आवश्यक है, आज्ञप्ति नहीं। इसमें एक केस है मफीजुद्दीन मंडल वर्सेस रहीमा बीबी 1934 कलकत्ता के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने यह कहा कि वयस्कता के विकल्प का प्रयोग करके यदि विवाह को विखंडित किया जा रहा है तो न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर इसकी पुष्टि करा लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे में मात्र न्यायालय की औपचारिक संपुष्टि ही आवश्यक है, आज्ञप्ति नहीं, क्योंकि आज्ञप्ति वहां दी जाती है जहां वाद दायर किया जाता है। एक केस और है पीर मोहम्मद वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य 1960 के मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भी विवाह को विखंडन के पश्चात न्यायालय की संपुष्टि आवश्यक है, डिक्री नहीं। प्रसिद्ध मुस्लिम विधि शास्त्री मुल्ला महोदय ने अपनी पुस्तक मुस्लिम विधि के सिद्धांत के पेज नंबर 299 पर यह लिखा है कि यदि वयस्कता के विकल्प का प्रयोग करने तथा न्यायालय की संपुष्टि होने के दौरान यदि किसी पक्षकार की मृत्यु हो जाएगी तो जीवित दूसरा पक्षकार उसका उत्तराधिकारी माना जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग है एफ इशूस यानी कि संतान। ऐसे विवाह के फलस्वरूप उत्पन्न संतान वैध होती है और अपने माता पिता की संपत्ति को उत्तराधिकार में प्राप्त करती है तथा अपनी माता के वयस्कता के विकल्प को बाधित नहीं करती। नेक्स्ट हेडिंग है जी ऑब्जेक्ट यानी कि उद्देश्य। इस नियम का उद्देश्य यह है कि कोई भी व्यक्ति अनचाहे एवं बेमेल जीवन साथी के साथ घुट घुट कर जीवन न जिए। एक नोट लगा हुआ है, इसमें ध्यान देने वाली बात है। पहली बात, दूसरी बात और तीसरी बात। पहली बात है इस प्रकार का नियम हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13(2) खंड 4 में भी दिया हुआ है। दूसरी बात है इसके अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जो एकांतता का अधिकार दिया गया है उसमें भी वयस्कता के विकल्प की झलक मिलती है। तीसरी बात है मनुस्मृति में भी इस नियम की झलक मिलती है। नेक्स्ट बात है बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 बना हुआ है जिसको 1978 में संशोधित किया गया है, जिसकी धारा 2 में कहा गया है कि अवयस्क बच्चों की शादी कराना संज्ञेय अपराध है। धारा 7 में कहा गया है कि ऐसा मामला प्रकाश में आने पर पुलिस जांच कर सकती है और धारा 12 में कहा गया है कि यदि कहीं बाल विवाह संपन्न हो रहा है तो न्यायालय द्वारा उसकी निषेधाज्ञा ली जा सकती है। नेक्स्ट बात है ऐसा विवाह संपन्न कराए जाने पर विवाह तो वैध बना रहता है लेकिन इन्हें कराने वाले को 2 वर्ष का कठोर कारावास या 1 लाख रुपए जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। इतना ही नहीं, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 बना हुआ है, आ गया है और उसमें भी कई महत्वपूर्ण प्रावधान दिए गए हैं। नेक्स्ट हेडिंग है कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष, और निष्कर्ष रूप में आप पूरे टॉपिक को पढ़िए, अपने विचार लिखिए, अपनी ओपिनियन लिखिए। इसी के साथ यह व्याख्यान समाप्त हुआ। धन्यवाद।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।